जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब 1909 का एक्ट लाया गया, उसके पीछे क्या वजह थी वो जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ भारत में स्वतंत्रता की जो मांग उठ रही थी, तो उसका, इस एक्ट का फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारी स्वतंत्रता की मांग जो है उस पे भविष्य के कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। इस एक्ट के सारे प्रोविजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कुछ कवर किया जाएगा। चलिए, तो डायरेक्टली इंटर करते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि क्या है, सिंपल से कह सकता हूं क्या रीजन थे 1909 के एक्ट को लाने के। सबसे पहला रीजन लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, लॉर्ड कर्जन इसकी वजह था। हालांकि उसने रीजन ये दिया हुआ था कि काफी बड़ा प्रोविंस है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका विभाजन किया गया। ठीक है। सेकंड है मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट। सूरत सेशन होता है। ठीक है, 2000 सॉरी माफ कीजिएगा 1907 में। 1907 में सूरत सेशन होता है। इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल में जो नेता थे उनका मानना ये था कि पिटीशन है, प्रेयर है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं आजादी की। ठीक है, हो सकता है अंग्रेज मान जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल, उनका मानना ये था कि इनको मार कर भगा दिया जाए। ठीक है ना, उनका प्रेयर करने पे, पिटीशन करने पे भरोसा नहीं था। वो डायरेक्ट एक्शन लेने बिलीव करते थे कि मारो और इनको भगा दो यहाँ से अंग्रेजों को। ठीक है। तो सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का 2007 में, सॉरी 1907 में, बार बार 2000 निकल रहा है, 1907 की बात हो रही है। 1907 में कांग्रेस सेशन, कांग्रेस का सूरत सेशन होता है जहां पे कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ। थर्ड है फर्स्ट टाइम डिमांडेड होम रूल। सबसे पहले होम रूल की डिमांड की जाती 1905 में। हालांकि जो होम रूल मूवमेंट था 1915 और 16 में शुरू किया गया था, चला था मतलब 1915-16 तक एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लेकिन पहली बार जो डिमांड की गई होम रूल की, वो 1905 में की गई। ठीक है, कि हमें होम रूल चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर भारत जो है वहां पे जो नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो हम अपने तरीके से बनाएंगे। मतलब सुशासन जो है वो हम स्वयं करेंगे। ठीक है। फोर्थ रीजन था स्वदेशी मूवमेंट। 2000 सॉरी, बार बार कह रहा हूँ 2005 निकल रहा है, 1905। ठीक है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी लागू कर दिया गया, मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया। रीजन ये था कि जो अंग्रेज थे ना हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और इंग्लैंड पे उन चीजों को मैन्युफैक्चर करके वापस इंडियन बेचा करते थे। इंडियंस ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अब हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं हमारे देश में, हम उसी का कंजम्पशन करेंगे, उसी को खाएंगे पिएंगे, आपके यहाँ की कोई चीज हम यूज नहीं करेंगे। ये स्वदेशी मूवमेंट था, 1905 में शुरू किया गया। ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे जो 1909 के एक्ट को बनाते हैं। कि मतलब यही चार रीजन, एक तरफ बंगाल का विभाजन हो गया, काफी ज्यादा आक्रोश था लोगों के बीच में। ठीक है ना, गुस्सा काफी ज्यादा थे। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में आ गए, एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे, डायरेक्ट डिमांड कर रहे थे। जो गरम दल के नेता थे अब हमें आजादी चाहिए, वो एक्शन पे उतारू हो गए थे। ठीक है। पहली बार होम रूल की डिमांड काफी तेज हो गई। उसके बाद सॉरी, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की इकोनॉमी बिल्कुल इंग्लैंड के अलग रहा, मतलब कि भारत की इकोनॉमी अपने ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे थे लोग, कह रहे थे कि हम वहां चीजें कंज्यूम नहीं करेंगे। तो कहा गया कि ठीक है, अब हम एक्ट लाते हैं। तो 1909 में एक्ट लाया गया। और ये जो स्क्रीन पे पर्सन आपको दिख रहे हैं यही लॉर्ड कर्जन है, इन्हीं की वजह से बंगाल का पार्टीशन हुआ था, दो सॉरी 1905 में। बार बार 2005 निकल आता है। चलिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। अब इस एक्ट को, जो 1909 का एक्ट है, उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है।
उस टाइम पे क्या था कि लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल या फिर वॉयस रॉय कह सकते हैं। लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वॉयस रॉय थे इंडिया के, ठीक है, वॉयस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो थे, नाम ध्यान रखिएगा। और जो लॉर्ड मॉर्ले थे, ठीक है ना, वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ठीक है, वो सेक्रेटरी थे लॉर्ड मॉर्ले, और लॉर्ड मिंटो वॉयस रॉय थे, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये पर्सन जो दिख रहे हैं ये मॉर्ले हैं, कलर चेंज कर दो, एक सेकंड रुकिए, ये पर्सन मॉर्ले हैं और ये मिंटो, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से एक्ट जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड कर्जन कौन था मैंने वो भी आपको दिखा दिया, ठीक है, गाली देने का मन हो तो गलिया लेना थोड़ा सा, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को मैंने, सॉरी, जो मॉर्ले और मिंटो थे उन्हें भी मैंने दिखा दिया। अब इस एक्ट के क्या फीचर थे, क्या इसकी विशेषताएं थी, वो जानना जरूरी है, ठीक है, मेन तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। मैंने आपको पिछले एक्ट में पढ़ाया हुआ था, जब मैंने 1892 का एक्ट पढ़ाया हुआ, मैंने वहां पे कहा था कि जो साइज थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, ठीक है ना, यानी लॉ मेकिंग जो बॉडी हुआ करती थी, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, उस पे जो मेंबर थे उनकी साइज क्या कर दी गई थी, इंक्रीज कर दी गई थी, उनकी साइज बढ़ा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए, कहता है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज फ्रॉम 16 टू 60। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी सेंट्रल लेवल पे जो बनाया गया था, तो वहां पे संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस पे जो मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। उस समय पे क्या था कि 9 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, 9, ठीक है ना, 9 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इस पे मेंबर थे पर वो यूनिफॉर्म नहीं थे। जैसे मान लीजिए, मैं कहता हूँ यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जैसे मान लीजिए किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हो, 15 मेंबर हो गए, या फिर मान लीजिए कहता हूँ 100 हो गए, तो किसी सामने दूसरी वाले में 115 हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि नंबर तो बढ़ाए गए थे पर एक समान नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया सकता है, ठीक है, वन लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला रिफॉर्म तो हो गया। सेकंड प्रोविजन क्या था वो देखते हैं, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, तो जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी यानी जो ब्रिटिश के ज्यादा मेंबर होते थे, ऑफिशियल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश मेंबर है वो ज्यादा रहेंगे। तो कहा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी इनके पास ऑफिशियल मेजोरिटी थी, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। कहा गया कि जो प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो 9 उस समय पे प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो कहा गया कि यहाँ पे हम नॉन ऑफिशियल रख सकते हैं, मतलब जो इंडियंस हैं वो ज्यादा हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हम मेजोरिटी को मेंटेन करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स ज्यादा होंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स उसमें ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे चाहिए तो ठीक है, हम नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखते हैं, जो इंडियंस हैं उनको ज्यादा रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं, ये कहा गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या प्रोविजन था, इट इनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बोथ द लेवल, कहता सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे आपके जो डिलिबरेटिव फंक्शन है, डिलिबरेटिव यानी सिंपल से कहते हो डिबेट करने का, कुछ पूछने का, यानी जो हमारी काउंसिल थी उसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, इस फंक्शन को इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि 1892 के एक्ट में नहीं था। कहा गया कि अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ जवाब दिया, तो मैं फिर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे आप 11 ट्वेल्थ में जब एग्जाम देते हो, 10th में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, एक एक्स्ट्रा कॉपी लेते हो, वैसे ही मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है।
मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। और साथ में ये भी कहा गया कि आप बजट के ऊपर रिजोल्यूशन, प्रस्ताव भी आप पारित कर सकते हो, यानी कि आप मूव कर सकते हो। पारित होना तो बहुत मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन हाँ, आप प्रस्तुत जरूर कर सकते थे, रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर सकते थे बजट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बजट पे आप डिस्कशन आप कर सकते थे, वोट दे सकते थे, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते थे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे। आगे देखते हैं, फोर्थ क्या था। फोर्थ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉयस रॉय एंड गवर्नर। जो वॉयस रॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसमें अब इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, उसमें इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, कि जो वॉयस रॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, तो कहा जाता है कि अब इसमें इंडियंस जो हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉयस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो पहले इंडियन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने वॉयस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया हुआ था। डायरेक्टली आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। उनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ध्यान रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो कि पहले वॉयस लॉ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, और लॉ मेंबर में इनको इंक्लूड किया गया था, इनको लॉ मेंबर बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं जिनको कि लॉ मेंबर बनाया गया था, पहली बार वॉयस लॉ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको इंक्लूड किया गया था, फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है, फिफ्थ प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से शुरू होता है इंडिया का पार्टीशन। अगर आप कहते हो कि भारत का विभाजन हुआ, बहुत लोग मतलब जानते नहीं चीजों के बारे में, उन्हें पता नहीं होता है। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जो गांधी जी थे और नेहरू जी, उनकी वजह से हुआ। मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे हो सकता है सारी, मतलब जो किताबें हैं उस पे अलग अलग बातें लिखी होती थी। एक किताब में आपने पढ़ा कुछ, तो उसको एकदम सही मान लेना, उचित मान लेना अच्छी बात नहीं। हमें उसको देखना चाहिए वो सही है एक्चुअली में, गलत है, किसी दूसरी किताब में क्या फैक्ट लिखे हुए हैं, वो पता होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या था, कि इसका जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो क्या था। इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। कहा गया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी के आधार पे हम रिप्रेजेंटेशन देते, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देते। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट जो इलेक्टोरेट है, यानी कि अलग से प्रावधान है कि आप मेंबर्स को इलेक्ट करिए, यहां पे शुरू किया जाता है। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर। कहा गया कि जो मुस्लिम मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें कौन इंक्लूड करेगा, फिर कौन रिप्रेजेंट करेगा, मुस्लिम वोटर्स। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, अब यहाँ पे चुनाव होने वाले, तो मैं कहता हूं एक पॉपुलेशन है क्रिश्चियन, एक है हिंदू, और एक है मुस्लिम। मान लीजिए मैंने कहा मुस्लिम 100 पीपल हैं, हिंदू 80 पीपल आप कह सकते हो, और क्रिश्चियन ले लो 50 पीपल। ठीक है, तो कहा गया कि हम इस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मुस्लिम की मेजोरिटी है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट है वही वोट में चुनाव लड़ेगा। कहा गया कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है वही चुनाव लड़ेगा, और जो 100 पीपल यहाँ पे रहते हैं इस एरिया में, ये भी मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ यही इनको वोट दे सकते हैं, और कोई वोट नहीं डालेगा। यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन वोट नहीं करेंगे यहाँ पे, मुस्लिम इलेक्टेड कैंडिडेट है, तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वही बस वोट डालेंगे इनको। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत यहीं से की जाती है। ठीक है, जो भारत का बाद में विभाजन होता है इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तो उसका कहीं ना कहीं जो बीज है यहीं पे बो दिया गया। और आपको पता होना चाहिए, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ये पॉलिसी यही शुरू की जाती है। बंगाल को डिवाइड किया गया, एक सिंपल से मतलब आप ये कह सकते हो बीज बो दिया गया था, जो कि जा करके 1947 में एक पेड़ बन जाता है।
और जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना अंग्रेजों ने अपनाई हुई थी, वो यहाँ भी फॉलो करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं, मुस्लिम जहाँ पे ज्यादा हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है और उसी के आधार पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पे इलेक्ट करेगी। बाकी की पॉपुलेशन वहां पे वोट नहीं डाल सकती। ठीक है, सिंपल सा मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट। और यही रीजन है, प्लस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो है उसको ये एक्ट क्या करता है, लीगलाइज कर देता है, उसको लीगल कर देता है, कानून की नजर में मान्य कर देता है। ठीक है। एंड लॉर्ड मिंटो, ये जो पर्सन यहाँ पे नाम लिखे हुए मैं इसको मार्क कर देता हूं, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है वन लाइनर में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो आपको ध्यान रखना है 1909 का जो एक्ट था उसी में कम्युनल या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है और उस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है ना, जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी। तो जो चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, प्रोविजंस खत्म होते हैं। 1909 का एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया और जो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम के लिए था ये मैंने आपको बताया। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने बता दिया और इसका भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर 1909 तो है ही, लेकिन 1919 जो एक्ट है, ठीक है ना, 1919 का जो एक्ट है उसमें भी प्रोविजंस आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो आप ये कह सकते हो बैकवर्ड वाले जो पॉपुलेशन थी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड जो पॉपुलेशन थी उसको भी सेपरेट लिटरेचर की मांग की जाती। ठीक है, आगे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 1909 एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने आपको डिटेल में बता दिए। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन करा दो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट इंडियन पर्सन जो कि वायस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्ले और मिंटो हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। और ये लॉर्ड कर्जन है जिनकी वजह से बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। आ, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए एक्ट से। 1919 का एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो भी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।